वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। आज हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल जानने की कोशिश करेंगे और सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन की इमर्जेंस में, यानी कि सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन डेवलप होने में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या रोल रहता है, सोशियोलॉजी के साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में एनलाइटनमेंट और फ्रेंच रेवोल्यूशन को कवर किया है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो ज़रूर वो क्लासेस देखिएगा, क्योंकि जब हम सोसाइटी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी के जो प्रीवियस इवेंट्स है, जो बड़े बड़े मेजर घटना है, उनको हमें समझना जरूरी है। सोशियोलॉजी को समझने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और एनलाइटनमेंट फेज को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर थ्योरीज हमारी वहाँ से ही डेवलप होती है। आज के ये जो क्लास है, यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1760 से लेकर 1840 ये टाइम पीरियड के बीच में होता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक ऐसा पीरियड था हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे वर्ल्ड के हिस्ट्री में, जहां पर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हम देखते हैं और सोसाइटी में बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस भी देखी जाती है। यहाँ पर जो रिवॉल्यूशन है, सिर्फ एक रिवॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारे इनोवेशंस थे, बहुत सारे इन्वेंशंस थे, जिसके वजह से हमारा जो सोसाइटी था उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। खास करके पहले की जो हमारा सोसाइटी था वो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से ये एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी बाद में बदलकर इंडस्ट्री बेस्ड सोसाइटी बन जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें बाद में जाकर फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन शुरू होती है। जो पहले लोग घर पे प्रोड्यूस करते थे, वो बाद में जाकर धीरे धीरे फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन करने लगे। खास करके जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हम देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में भी हम बहुत सारे बदलाव देखते हैं। यहाँ पर स्टीम इंजन जैसे इन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी को चेंज करने में। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में घटती है, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के वजह से ही हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमी बदल जाता है। यहां पर बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखते हैं, और जो फैक्ट्रीज होती है वहां पर मैनुअल लेबर के अलावा भी यहाँ पर मशीन्स के ऊपर लोग ज़्यादा फोकस करने लगे थे। यहाँ पर मैकेनाइजेशन भी का प्रोसेस भी चल रहा था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज कर देती है। सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसको बदल के रख देती है। यहाँ पर जो गुड्स का प्रोडक्शन है, पहले जब जो सारी चीज़ें लोग घर में प्रोड्यूस करते थे, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होने लगी। यहाँ पर सोसाइटी का स्ट्रक्चर और ग्लोबल इकोनॉमी भी हम बदलाव देखते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो ज़्यादातर मेनली फोकस था, वहाँ पर जो चेंजेस हम देखते हैं, वहाँ पर मशीनरीज के द्वारा चीज़ों को प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही थी। वहाँ पर फैक्ट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो पहले हम एनर्जी सोर्सेस देखते थे कि मैनुअल लेबर के द्वारा ही काम कराया जाता था, लोग या फिर एनिमल्स के द्वारा काम कराते थे, उस वक्त पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से ये सारे एनर्जी सोर्सेस में भी हम बदलाव देखते हैं। नए तरीके का एनर्जी सोर्सेस जैसे कोयला, स्टीम इंजन, ये सारे चीज़ों के ऊपर लोग डिपेंड होने लगे। तो ये सारे चीज़ों के वजह से, ये सारे रिवोल्यूशन के वजह से जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो बदल रही थी। जो भी टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन था, उसमें हम बहुत सारे सुधार या फिर बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इतने सारे इवेंट्स, इतने सारे घटनाएं घटी है जो हमारी सोसाइटी का मोड को पूरी तरीके से बदल के रख देता है। हम आज जो जिस भी जगह पर है, वो सारे ज़्यादातर किसी न किसी हद तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के द्वारा इम्पैक्ट होता है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो भी चेंजेस घटी है, उसके द्वारा हमारा सोसाइटी आज के ये जो शेप है ये दिखाई देता है। अब हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं मेजर इवेंट्स इन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में बहुत सारे चेंजेस आई थी, लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट चेंजेस है इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत सारे नोट्स अटैच करने की कोशिश की है, किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग ईयर्स में क्या घटनाएं घटी है, कौन सी चीज़ को किसने इनोवेट किया है, ये सारे लिस्ट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की है। मैं ये सारी चीज़ों को डिटेल में नहीं बताऊँगा। अगर डिटेल में बताने को जाऊँगा तो यहाँ पर क्लास बहुत लंबा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ी या फिर आप लोग ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो, तो आप लोग थोड़ा नोट्स के
नोट्स को देख लीजिएगा। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको समझाने की कोशिश करता हूं। हम अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की मेजर इवेंट्स की बात करें, इनमें से एक मेजर इवेंट है इनोवेशंस इन टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिली थी। स्टार्टिंग की अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, तो यहाँ पर फैक्ट्री प्रोडक्शन में सबसे पहले टेक्सटाइल में ही चेंजेस आई थी। जो पहले के ज़माने में लोग अपने घर में कपड़ा बनाया करते थे, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से बहुत सारे अलग अलग मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, बहुत सारे मशीन्स तैयार की गई थी, जिसके द्वारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बदल गया था। यहाँ पर लोग अब फैक्ट्रीज में चीज़ें प्रोड्यूस करने लगे थे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग म्यूल, पावर लूम, ये सारे जो इनोवेशन है वो हमारे कॉटन इंडस्ट्री को या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा शेप करता है। फिर हम देखते हैं एडवांसमेंट इन स्टीम इंजन। स्टीम इंजन की इनोवेशन के वजह से बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हमें देखने को मिला था। सोसाइटी में जो ज़्यादातर चेंजेस हम देखते हैं, ज़्यादातर जो भी मशीन्स वगैरह में हम चेंजेस देखते हैं वो स्टीम इंजन के वजह से ही आया था। स्टीम इंजन का जो आइडिया है वो 1712 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको पहली बार इसको तैयार करने की कोशिश की गई थी प्रैक्टिकली। बाद में हम जाकर इसका जो इम्प्रूवमेंट है वो 1765 में देखते हैं, जहां पर एक इम्प्रूव्ड स्टीम इंजन की बात की गई थी। और इसके बाद धीरे धीरे करके स्टीम इंजन इम्प्रूव होता गया और ये जो स्टीम इंजन है वो अलग अलग फैक्ट्रीज में काम लगा, फैक्ट्रीज में इंट्रोड्यूस किया जाने लगा। फिर जो रेल है, ट्रेन है, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें यूज़ किया जाने लगा। तो स्टीम इंजन के इंट्रोडक्शन के वजह से हमारा सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आने लगे थे और फैक्ट्रीज में चीज़ें बहुत ही एफिशिएंट होने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर जो मशीन्स थी वो बहुत ही लो कॉस्ट के द्वारा इसको रन किया जाता था और जो भी लेबरर्स थे, लेबरर्स को हटा दिया जा रहा था। तो इसके वजह से हम बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी देखते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं। फिर यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वहाँ पर हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी बहुत सारे इनोवेशंस देखते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, वहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहा था। और इससे भी बड़ा जो चेंज हमें देखने को मिल रहा था वो था ट्रांसपोर्टेशन के केस में। ट्रांसपोर्टेशन में हम रिवॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से जो स्टीम इंजन तैयार की गई थी वो ट्रेन में यूज़ किया जाने लगा। यहाँ पर रेलवे, ये सारी चीज़ों के कारण रेलवे को एस्टैब्लिश किया जाने लगा। फिर धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर हम रेल लाइन का इंट्रोडक्शन देखते हैं और ये जो रेल लाइन है इसके वजह से जो चीज़ें हैं एक जगह से दूसरे जगह तक लोगों को ले जाना या फिर कोई भी चीज़ों को ले जाना बहुत आसान हो पा रहा था। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन रिवॉल्यूशन है ये भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। हम अगर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, एक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में बदलाव, फिर हम देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बदलाव और हम देखते हैं स्टीम इंजन का इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली है। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हम नॉर्मल फीचर की बात करेंगे और बहुत सारे सोशली भी किस तरीके का फीचर्स हम देखते हैं उसमें भी थोड़े, उसके ऊपर भी थोड़ा हम फोकस करेंगे। हम यहाँ पर जो हमारा पहला फीचर है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हमारा टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस हमने देखा है। यहाँ पर स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, स्टीम इंजन, ये सारे इन्वेंशंस के वजह से हमारा सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस होने लगे। यहाँ पर आयरन और स्टील के जैसे नए मटेरियल का इंट्रोडक्शन किया गया और आयरन और स्टील का यूज़ करके बहुत सारे चीज़ों को बनाने की कोशिश की गई और जिसके द्वारा हमारा सोसाइटी बाद में बहुत ज़्यादा शेप करती है। बहुत सारे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री है जो इसके बेसिस पे क्रिएट होती है। यहाँ पर अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें, प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ किए जाने लगे। जैसे हम असेंबली लाइन प्रोडक्शन की बात करते हैं जहाँ पर लोगों को सिस्टमेटिकली काम कराया जाता है। एक इंसान एक ही जगह पर खड़ा होता है और चीज़ें जो है वो घूमती रहती है और प्रोडक्शन प्रोसेस चलती रहती है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस में भी बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स का हम डेवलपमेंट देखते हैं।
और जो इम्पोर्टेंट फीचर हम देखते हैं वो है मैकेनाइजेशन। यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से लोग ज़्यादातर अब मशीन्स के ऊपर डिपेंडेंट होने लगे। जो भी चीज़ें पहले लेबरर्स करते थे, लेबरर के द्वारा जो भी काम कराया जाता था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से वो सारी चीज़ें मशीन्स के द्वारा कराया जाने लगा। यहाँ पर जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, फैक्ट्रीज है, वहाँ पर भी जो मैनुअल लेबर है उसको हटाकर यहाँ पर मशीन्स का इंट्रोडक्शन किया जाने लगा। यहाँ पर हम अर्बनाइजेशन भी देखते हैं। ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से जो शहर थे, उस टाइम के सिटीज़ थे, वहाँ पर ये सारे फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड होने लगी। तो इस फैक्ट्रीज में बहुत सारे लोगों की भी ज़रूरत थी, तो इस वजह से गांव से, रूरल एरियाज से लोग जो है अर्बन सेंटर में आने लगे थे। ये सारे चीज़ों के वजह से जो अर्बन एरियाज थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बढ़ने लगे और अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो दिन ब दिन बढ़ने लगा, क्योंकि शहरों में ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। फिर यहाँ पर हम सिटीज़ का भी ग्रोथ देखते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रियल टाउन्स भी डेवलप होती है। और जब हम न्यू एनर्जी सोर्सेस की बात करते हैं, पहले के ज़माने में ज़्यादातर जो काम था वो मैनुअल लेबर से ही कराया जाता था। ज़्यादातर जो टास्क है वो ह्यूमन या फिर एनिमल पावर से ही कराया जाता था। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से ये सारे काम धीरे धीरे और अलग अलग चीज़ों में शिफ्ट किए जाने लगे। जैसे हम देखते हैं कोल पावर, यानी कि कोयले की क्षमता को यूज़ करके चीज़ों को तैयार करना, फिर स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके वजह से, ये सारे जो एनर्जी के सोर्सेस है, इसके वजह से हमारा जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है, प्रोडक्शन का कैपेसिटी है, ये दिन ब दिन धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो एनर्जी सोर्सेस में भी हम बदलाव देखते हैं। यहाँ पर स्टीम इंजन्स के द्वारा इंडस्ट्रीज में काम कराया जा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को बेहतर किया जा रहा था और बहुत सारे मशीन्स इसके द्वारा तैयार किए जाने लगे। तो यहाँ पर एनर्जी सोर्सेस में बदलाव देखी जाती है। फिर हम देखते हैं मास प्रोडक्शन। यहाँ पर मास प्रोडक्शन यानी कि ज़्यादा पैमाने में, ज़्यादा संख्या में जब प्रोडक्शन किया जाता है, इसको मास प्रोडक्शन का बोला जाता है। तो ये सारे मशीन्स की इंट्रोडक्शन के वजह से जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो दिन ब दिन बढ़ने लगा और बड़े पैमाने में फैक्ट्रीज में चीज़ें प्रोड्यूस किए जाने लगे। तो इसके वजह से, मास प्रोडक्शन के वजह से असेंबली लाइन का सिस्टम हम देखते हैं। यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर फैक्ट्रीज में देखी जाती है। यहाँ पर जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, मशीन्स के वजह से प्रोडक्शन का कॉस्ट धीरे धीरे कम होने लगा और जो भी चीज़ें तैयार हो रही थी उसका कीमतें धीरे धीरे कम भी होने लगा, जो ज़्यादातर लोग अफोर्ड कर पा रहे थे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से बहुत सारे चेंजेस हम देखते हैं, बहुत सारे मेजर इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ने लगा था। फिर हम देखते हैं इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर रेलवे में चेंजेस हम देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं। स्टीम शिप्स में, कैनल्स में हम बहुत ज़्यादा चेंजेस देखते हैं। फिर यहाँ पर जो चीज़ें हैं या फिर लोग हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाना बहुत ही एफिशिएंट होने लगा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की बेहतरी के वजह से। यहाँ पर हम लेबर सिस्टम में भी चेंज देखते हैं। पहले जो सारे लोग कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ या फिर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें दिन ब दिन कम होने लगी और फैक्ट्रीज ज़्यादा ग्रो करने लगी। यहाँ पर वेग लेबर का इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि डेली जो भी लेबरर है काम करने का जो इंट्रोडक्शन है वो किया जाता है। यहाँ पर फैक्ट्री में लोग जाकर वहाँ पर रहकर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो फैक्ट्री लेबरर सिस्टम में भी बहुत सारे चेंजेस देखी जाती है। साथ ही साथ इकोनॉमिक में भी हम चेंजेस देखते हैं, जैसे हमारा ग्लोबल मार्केट धीरे धीरे बहुत बड़ा होने लगा। यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड होने लगा, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ यहाँ पर बिजनेस करने लगा और कैपिटलिज्म के ग्रोथ के साथ साथ हमारा इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम बहुत सारे फीचर्स देखते हैं। अब हम देखते हैं रोल ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इमर्ज होने में बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार है। इनमें बहुत सारे हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स जिम्मेदार है, जैसे कि रेनेसा, एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस तरीके का रोल प्ले करता है हमारे सोशियोलॉजी में, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारी सोशियोलॉजी के इमर्जेंस में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से हमारा सोसाइटी में जो सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल
सिस्टम्स था उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे, क्योंकि पहले जो सारे लोग गांव में रह रहे थे, वहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था, ये सारे लोग जाकर शहर में बस रहे थे। एक शहर में बहुत सारे अलग अलग जगहों के जब लोग एक साथ मिलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होती है, वहाँ पर सोसाइटी में बहुत सारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस देखी जाती है, वहाँ पर कल्चर में भी बहुत सारे चेंजेस देखी जाती है। ये सारे जो चेंजेस हो रही थी, ये हम इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला था, क्योंकि उसके वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन भी देखी जा रही थी। तो ये सारे चेंजेस के चेंज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के वजह से आ रहा था, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के वजह से जो भी चेंजेस आ रही थी वो सोशियोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंटली स्टडी किया जा रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी। यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से इकोनॉमी में हम बहुत ज़्यादा चेंजेस देखते हैं। पहले के ज़माने में हमारा फॉर्डलिज्म था, फिर बाद में जाकर कैपिटलिज्म आया। कैपिटलिज्म में जो भी इंडस्ट्री के मालिक थे उनके पास ज़्यादातर पावर था। यहाँ पर इंडस्ट्रियल बेस्ड सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर था वो भी धीरे धीरे बदल रहा था, क्योंकि लोग ज़्यादातर फैक्ट्रीज के आसपास रहना पसंद कर रहे थे। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर था ये बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था, और यहाँ पर जो भी मॉडर्न सोसाइटी तैयार हो रही थी उसको लेकर भी बहुत सारा क्वेश्चन किया जाने लगा। यहाँ पर हम बहुत सारे और भी चेंजेस देखते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज के इंट्रोडक्शन के वजह से कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्ट होता है। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में एक क्लास ऐसा है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, और दूसरा ऐसा क्लास होता है, वर्किंग क्लास होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। यहाँ पर कार्ल मार्क्स के स्टडीज़ में हम ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर ये जो सारे कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन चल रहा था, इसके वजह से सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। ये सारी चीज़ें हमारे सोशियोलॉजिकल एनालिसिस का पार्ट बाद में जाकर बनी थी। यहाँ पर हम देखते हैं अर्बनाइजेशन एंड इट्स चैलेंजेस। हमने थोड़ी देर पहले ही फीचर्स में डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से अर्बनाइजेशन हो रहा था, लेकिन ये जो अर्बन सिटीज़ की ग्रोथ हो रही थी, ये जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ की ग्रोथ हो रही थी, इसके वजह से हमें मास माइग्रेशन देखने को मिल रहा था। मास माइग्रेशन यानी कि गांव से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग शहर में जाकर बस रहे थे। इसके वजह से हम यहाँ पर ओवर क्राउडिंग देखते हैं, पुअर लिविंग कंडीशंस भी देखी जाती है, और अर्बन एरियाज़ में पॉवर्टी यानी कि गरीबी दिन ब दिन और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। ये सारे जो सोशल प्रॉब्लम्स है वो हमें शहरों में दिखने लगा था। ये सारी चीज़ों को समझ पाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी था। तो ये सारी चीज़ें हमारी सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, जहाँ पर हम सोशियोलॉजी में लेबर कंडीशन को पढ़ते हैं, अर्बन लाइफस्टाइल किस तरीके से बदला है, एलिनेशन का प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हमारे सोशियोलॉजी में पढ़ा जाने लगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट ये सारे प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के वजह से बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी फैक्ट्रीज में, जहाँ पर जो नॉर्मल ह्यूमंस है उनको रिप्लेस किया जा रहा था मशीन्स के द्वारा। यहाँ पर हम ह्यूमन इंटरेक्शन में भी बहुत ज़्यादा बदलाव देखते हैं, क्योंकि असेंबली लाइन प्रोडक्शन इंट्रोडक्शन हो रहा था, फैक्ट्रीज में डिवीजन ऑफ लेबर का इंट्रोडक्शन हो रहा था। तो ये सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के वजह से जो लोगों का इंटरेक्शन पैटर्न है ये सारी चीज़ें बदल रही थी, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ये भी बदल रही थी। तो ये सारी चीज़ों को सोशियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर कर रहे थे। सोशियोलॉजिस्ट ये जो टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसके वजह से जो भी इफेक्ट आ रहा है ये सारी चीज़ों को सोशियोलॉजिस्ट इन डेप्थ स्टडी कर रहे थे। फिर हम देखते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड इनइक्वालिटी। हमारे सोसाइटी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दिन ब दिन बढ़ रहा था, और जो इनइक्वालिटी है वो भी दिन ब दिन बढ़ रही थी, क्योंकि जो रिच पीपल थे वो दिन ब दिन और भी रिच होते जा रहे थे, और जो गरीब थे वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा गरीबी रेखा में धंसते जा रहे थे। तो यहाँ पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और इसको पढ़ना हमारे सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। और सोशियोलॉजी ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और इनइक्वालिटी है इसके कॉज और इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ते हैं। इस वजह से हम ज़्यादातर राइटर्स के राइटिंग में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और इनइक्वालिटी को पढ़ते हैं।
फिर हम देखते हैं चेंजिंग रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर हम हमारी सोसाइटी में बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, जैसे फैमिली, मैरिज, किनशिप। ये सारे जो इंस्टीट्यूशन है वो एग्रीकल्चर सोसाइटी में अलग तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के वजह से एक जगह पर शहरों में ज़्यादातर लोगों की तादाद बढ़ने लगी, वहाँ पर ज़्यादातर बहुत सारे एरियाज से लोग एक जगह पर आकर मिक्स होने लगे। तो इसके वजह से जो इंस्टीट्यूशंस है, पहले जो फैमिली रिलीजियन का इम्पोर्टेंस था वो धीरे धीरे कम होने लगा। यहाँ पर फैमिली के इंस्टीट्यूशन में हम बहुत सारे बदलाव देखते हैं, यहाँ पर रिलीजियन में भी बहुत सारे बदलाव देखी जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को हमारे सोशियोलॉजी में इन डिटेल स्टडी किया जाता है कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशन में बदलाव आई थी और इसके वजह से हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें हम सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट इनको इन डिटेल स्टडी करते हैं। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंस्पिरेशन फॉर सोशियोलॉजिकल थॉट। सोशियोलॉजिकल थॉट का इंस्पिरेशन यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लोगों को मिल रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो भी बदलाव आ रही थी इसको सोशियोलॉजी में बहुत ही इन डेप्थ स्टडी किया जा रहा था, और लगभग हम यही कह सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में घट रही थी, जो भी सोशल चेंजेस देखी जा रही थी, सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स देखी जा रही थी, इनको ही पढ़ना हमारे सोशियोलॉजिस्ट का ज़्यादातर मेन मुद्दा था। तो यहाँ पर बहुत सारे हम सोशियोलॉजिस्ट देखते हैं या फिर बहुत सारे सोशियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस देखते हैं जो सोसाइटी के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है कार्ल मार्क्स, इमाइल डुर्खेम, मैक्स वेबर जैसे थिंकर, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से आए हुए चेंजेस को इन डिटेल स्टडी करते हैं। कार्ल मार्क्स स्टडी करते हैं क्लास स्ट्रगल के बारे में, यहाँ पर कैपिटलिज्म में क्या क्या डायनामिज्म हमें देखने को मिलता है, क्या क्या चेंजेस कैपिटलिज्म के वजह से देखने को मिलता है, इसको कार्ल मार्क्स इन डिटेल समझाते हैं। फिर इमाइल डुर्खेम सोशल कोहेशन के बारे में लिखते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में सोशल कोहेशन किस तरीके से रहता है, और प्रीवियसली जो लोगों का सोलिडरिटी है वो किस तरीके का मैकेनिकल सोलिडरिटी लोगों के बीच में देखी जाती है, और बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से किस तरीके का चेंजेस ऑर्गेनिक सोलिडरिटी देखी जाती है, इसके बारे में इमाइल डुर्खेम ने कहा है। और मैक्स वेबर ने ये जो कैपिटलिज्म है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से आने वाला कैपिटलिज्म, इसको उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया था। वहाँ पर जो भी रैशनलाइजेशन प्रोसेस है, ब्यूरोक्रेसी है, कैपिटलिज्म है, इसको उन्होंने इन डेप्थ समझा था, और कैपिटलिज्म के साथ किस तरीके का रिलीजियन का रिलेशन है इसको भी उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इमर्ज हुआ है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के वजह से ही जो सारे चेंजेस आई है वो सोशियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस का मेन मुद्दा बना था। बाद में जाकर इसी के इर्द गिर्द हमारा सोशियोलॉजी डेवलप होता है। ज़्यादातर थिंकर्स ये सारी चीज़ें स्टडी कर ही हमारा सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को डेवलप करते हैं। तो आज के क्लास में हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। हम जब इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी की बात करते हैं, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा जाता है। सोसाइटी में जो भी चेंजेस आई है वो सारी चीज़ें हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, और सोशियोलॉजी का इमर्जेंस मेनली सोशल चेंजेस को पढ़ने के लिए ही हुआ था। सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, या फिर अलग अलग जगहों पर किस तरीके का चेंजेस देखने को मिल रही थी, ये सारी चीज़ें सोशियोलॉजी का मुद्दा था। तो सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट में या फिर सोशियोलॉजी के इमर्जेंस में बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स जिम्मेदार है, जिनमें से इंपॉर्टेंट है रेनेसा, एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आज के क्लास में हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में इन डिटेल समझा है, और प्रीवियस क्लासेस में हमने ऑलरेडी एनलाइटनमेंट और फ्रेंच रेवोल्यूशन को कवर किया है। तो अगर आपने वो सारे क्लासेस नहीं देखी है उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सारे टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एग्जाम के अलावा भी आप जितने दिनों तक सोशियोलॉजी पढ़ोगे, सोशियोलॉजी में हर जगह पर आपको ये सारे टॉपिक्स दिखेंगी। ज़्यादातर जो मेजर थिंकर्स है वो एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट है, इनको ही पढ़ते हैं, इनको ही स्टडी करते हैं।
तो आज का जो ये क्लास है आशा करता हूँ आप लोगों को हेल्पफुल लगी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर ये क्लास आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है तो कॉमेंट कर देना, और ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जब आप दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर करते हो तभी उनको पता चलता है कि आप उनके लिए केयर करते हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।